नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूँ अंजलि राठौर। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है इंद्रवर्धन राठौर जी, जो कि गुजरात से हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ एक संगठन चलाते हैं जिसका नाम है रंग दे बसंती। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्होंने ये जो संगठन बनाया था। सर से सबसे पहला सवाल मेरा सर आपसे यही होने वाला है कि जिस तरीके से आपने इस संगठन को बनाया, इसके पीछे आपकी क्या प्रेरणा रही जो आपने नाम दिया रंग दे बसंती? रंग बसंती एक फिल्म का नाम है जिसको राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने बनाया था, जिसमें आमिर खान मुख्य भूमिका में रहे थे। और ये जो फिल्म थी, जो देश प्रेम के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज दिया था। लेकिन साथ साथ में एक मैसेज ये भी दिया था कि अगर आप अपने देश को चाहते हो तो ये देश की जो गंदगी है उसको दूर आपको ही करना है। इसके लिए आप राजनीति में आइए, आईपीएस ऑफिसर बनिए, या आगे आकर आप ये गंदगी को दूर करें, तभी आप आपके देश को प्रेम कर सकते हो, ऐसा कहा जा सकता है। और इसी भावना को लेकर मैं एक ग्रुप बनाया, जिसका नाम रखा मैंने रंगे बसंती। रंगे बसंती ग्रुप की मेन बात ये रहेगी, समाज देश में फैले भ्रष्टाचार को दूर करना और ऐसे भ्रष्टाचारियों को देश के सामने उजागर। जी। सर मेरा सवाल आपसे ये भी होने वाला है कि सहारा से जुड़ा हुआ, सहारा कंपनी में आपका किस तरीके से योगदान रहा? किस पद पर आप उनके साथ जुड़े हुए थे? किस तरीके से आपने उनके साथ काम किया? तो सहारा कंपनी के बारे में कुछ बताइए। 1995 से मैं सहारा इंडिया में एज ए कमीशन एजेंट के तौर पर जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे तो कहा जाता है कमीशन एजेंट, लेकिन सहारा इंडिया में कमीशन एजेंट को 15 रैंक दिया जाता है, प्रमोटर से लेकर सीएफएम रॉयल 1 तक। प्रमोटर से मेरी ज्वाइनिंग हुई और साल 2 साल अच्छा व्यवसाय करने के चलते प्रमोशन हुआ और मैं एरिया फील्ड मैनेजर के तौर पर कार्यरत रहा। सहारा इंडिया में जो भी अलग अलग कंपनियां थी, उसकी अलग अलग योजनाओं में निवेश करवाया और निवेशकों को एक अच्छा लाभ भी दिलाया। लेकिन जी। जब मैंने ये काम किया, तब यहाँ पर लोकल लेवल पर मैंने देखा कि देश के कायदे कानून नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। सुब्रत रॉय जब अपने पूर्ण ईमानदारी का दावा करते हैं, ये देश के कायदे कानून का पूर्ण तरह पालन करने की बात करते हैं, वही सहारा की लोकल ऑफिसों में इस तरह के कोई भी नियम कानून का पालन नहीं होता, चाहे वो आरबीआई का केवाईसी हो या इनकम टैक्स का टीडीएस वाला मामला हो। इसलिए मैंने 2009 में सहारा इंडिया से रिजाइन दे दिया और जनवरी 2010 से मेरा सहारा इंडिया से जो कुछ भी लेना देना था, चाहे वो बकाया कमीशन हो या एफएफ हो, वो जनवरी 2010 से मुझे सहारा इंडिया से प्राप्त हुआ। और इस तरह से सहारा इंडिया से मेरा जो लगाव था, सहारा इंडिया से मेरा जो जुड़ाव था, वो समाप्त हुआ। जी। सिर्फ सहारा इंडिया के खिलाफ जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, निवेशक अपना पैसा लेने के लिए जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे आप भली-भांति परिचित होंगे। तो उसमें आपका कितना योगदान रहा? किस जगह पर आपने उनका साथ दिया? और जो निवेशक अपने पैसे की माँग कर रहे हैं, वो कितने हद तक सही माँग कर रहे हैं? 2010 से मैंने रंगे बसंती ग्रुप बनाकर सहारा इंडिया की धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाई थी। और जैसे कि आपने कहा कि सहारा के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो जस्ट लेटेस्टली आपको पता होगा कि दिनांक 5, 6, 7 अगस्त 2022 को जंतर मंतर नई दिल्ली पर देश भर से आए बेसहारा निवेशक और कार्यकर्ताओं ने सहारा इंडिया के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से मांग की कि सहारा इंडिया की धोखाधड़ी के चलते सहारा इंडिया के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और निवेशकों का पैसा ब्याज सहित वापस किया जाए। और इसी के चलते मैं इंद्रवर्धन राठौर रंगे बसंती पूरे गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व करता हुआ, मैं इंद्रवर्धन राठौर रंगे बसंती दिनांक 5, 6, 7 अगस्त 2022 को नई दिल्ली जंतर मंतर पर बेसहारा निवेशक और कार्यकर्ताओं के साथ वो धरना प्रदर्शन में शामिल था। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक बात थी, इसके लिए मैंने बड़ोदरा से ही शुरुआत कर दी थी।
2017 में वडोदरा शहर में महात्मा गांधी नगर के बाहर ही सहारा इंडिया के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें बेसहारा निवेशक और कार्यकर्ता मौजूद थे। और मेरे धरना प्रदर्शन के चलते लोकल लेवल पर सहारा इंडिया अधिकारियों की नींद उड़ गई थी और वो मुझे किसी न किसी तरीके से मेरे काम में रुकावट डालना शुरू कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आगे बढ़ता रहा और आज आप देख रहे हो कि जंतर मंतर तक पहुंच गया हूँ और आगे भी ये मेरा जो कार्यक्रम है वो चलता है। सर, सहारा के साथ आप इतने साल जुड़े हुए रहे, 2010 तक आप उनके साथ जुड़े हुए थे, तो उस वक्त सुब्रत रॉय की जो छवि थी वो किस तरीके थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सुब्रत रॉय अपने आप को वर्ल्ड का अनुशासित सबसे बड़ा अनुशासित परिवार का मुखिया बताता है और अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताता है। सहारा इंडिया में 15 अगस्त और 26 जनवरी को आप देख रहे हो भारत पर्व मनाया जाता है और बार बार अपनी राष्ट्रीयता भारतीयता को बड़े पैमाने पर वो शो करता है। और उसके लिए सहारा इंडिया जब 25 साल पूरे हुए थे तब लखनऊ में भारत पर्व मनाया गया था, जिसमें बॉलीवुड की सभी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी वहां पर आके स्टेज शो परफॉर्म किया था। ये है सुब्रत रॉय का एक चेहरा। दूसरा चेहरा ये है कि वो सुब्रत रॉय अपने आप को इस देश के गरीबों का मसीहा बनाना चाहता है कि देखो इन गरीबों का मैं मसीहा हूँ और मेरे पास उनकी जो बचत है उसको मैं ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देकर उनकी आय को बढ़ा रहा हूँ और उनके जीवन स्तर को बढ़ा रहा हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब पर्दे के पीछे की कहानी थी। आज आप सब देख रहे हो सुब्रत रॉय एक ऐसा चेहरा जो भारत के कानून की धज्जियां उड़ाता है, न्याय प्रणाली के आदेश को न्यायालय के आदेश की अवमानना करता है और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट उनको हाजिर होने के लिए कहता है तब बहाने बनाता है कि मेरी माताजी का स्वास्थ्य सही नहीं होने की वजह से मैं अस्पताल में उसकी सेवा करता हूँ। तो ये है एक और चेहरा सुब्रत रॉय सहारा। जी सर, सुब्रत रॉय की छवि में एकदम से इतना बड़ा परिवर्तन आना कि एक तरफ वो गरीबों के लिए सामाजिक कार्य कर रहे हैं और दूसरी ओर निवेशकों का इतना पैसा जो उनके पास जमा है, उनकी कंपनी में जमा है और वो ना लौट आना, उनकी छवि पर इतना भारी असर पड़ना, तो ये एकदम तो अंतर नहीं आया होगा। कुछ ना कुछ कहानी इसके पीछे रही होगी, कोई ना कोई वजह रही होगी और इतना छोटे समय में तो ये परिवर्तन आना असंभव है। तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा कि एकदम से जो अब गरीबों का मसीहा अपने आप को समझ रहा है और दूसरी ओर एकदम से इतनी बड़ी परिवर्तन उनकी छवि में आना और उनके खिलाफ इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट होना और उसमें उनके नारे लगना उनके खिलाफ, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तो एकदम से ये परिवर्तन कैसे आया, किस तरीके से छवि में परिवर्तन आपने देखा? यकीनन ये परिवर्तन एक दिन का नहीं है, बहुत लंबे समय से ये चल रहा था क्योंकि सुब्रत रॉय को पता है कि जो निवेशकों का पैसा वो ले रहा है वो छोटे मध्यम वर्ग का है। अगर उनके साथ धोखाधड़ी किया जाता है तो वो पुलिस के चक्कर में नहीं आएगा, कोर्ट कचहरी नहीं जाएगा और इस तरह से उनकी धोखाधड़ी चलती रहे। आज आप देख रहे हो पूरे देश भर के बेसहारा कार्यकर्ता और निवेशकर्ता अपने भुगतान के लिए जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के पास जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी भी जा रहे हैं, फिर भी उनको सही न्याय नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि इस सुब्रत रॉय को पता है कि हमारे देश की कानून प्रणाली इतनी लचर है कि न्याय मिलते मिलते सालों साल लग जाते हैं। और यही सुब्रत रॉय अपने जीवन काल में पहले से यह उद्देश्य बना के चल रहा था कि लोगों से पैसा लिया जाए और वो पैसे से अपनी अय्याशी को खर्च किया जाए। आपको पता होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने वाले सहारा इंडिया ग्रुप, आप देख रहे हो कि आज वो क्रिकेटर कहाँ है? कोई भी क्रिकेटर बेसहारा निवेशकों के हित के लिए आगे नहीं आ रहा। आप देख रहे हो कि 25 साल पूरे होने पर बॉलीवुड की सेलिब्रिटियां वहां पर स्टेज शो करने गई, लेकिन आज वो सेलिब्रिटी बेसहारा निवेशकों के हित के लिए आगे नहीं आ रही। क्यों? यही सुब्रत रॉय
अपनी धोखाधड़ी के चलते पूरे सहारा ग्रुप को ले डूबा है और आगे भी ऐसा ही चलने वाला है। आप देखोगे कि 2023 आते आते सुब्रत रॉय निश्चित ही तिहाड़ जेल में होगा। जी सर, आपने सहारा कंपनी में बतौर कमीशन एजेंट काम किया है, तो एकदम से इतनी बड़ी राशि जो है सहारा कंपनी में जमा हो जाना और निवेशकों का एकदम से उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना और अपनी जो राशि है उसकी मांग करना, तो ये जो पैसा उनका फंसा हुआ था, जो कंपनी में फंसा हुआ है निवेशकों का पैसा, वो एकदम से किस तरीके से फंस गया? क्या नीति ऐसी सहारा कंपनी ने बनाई थी जिसके तहत जो निवेशक थे वो अपना पैसा, जो पूंजी थी जमा पूंजी सारी, वो उसमें जमा करते थे? साल 2008 में सुब्रत रॉय ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की योजनाओं में निवेश लेने के लिए अपने कमीशन एजेंटों को समझाया और कमीशन एजेंट के द्वारा देश भर के करोड़ों निवेशकों से निवेश करवाया। लेकिन यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि सहारा इंडिया ने सुब्रत रॉय ने अपने कमीशन एजेंट को सही बात नहीं बताई। बात यह थी कि ये कोई निवेश योजना नहीं थी, यह फिक्स डिपॉजिट नहीं था, यह डिबेंचर था, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर था और जिसके लिए सेबी की परमिशन लेना जरूरी था। लेकिन सेबी की परमिशन लिए बगैर ही करोड़ों रुपया सुब्रत रॉय ने कलेक्ट किया था और जब सुब्रत रॉय ने प्राइम सिटी के नाम पर कंपनी बनाकर आईपीओ लाने के लिए सेबी में आवेदन पत्र दिया और जब सेबी ने इसकी जांच की तब पाया कि जो पैसा कलेक्ट करने के लिए यह आईपीओ लाया जा रहा है वही उद्देश्य को लेकर सहारा की दो कंपनियां ने ऑलरेडी मार्केट से निवेशकों से करोड़ों रुपया लिया हुआ। तब सेबी ने सुब्रत रॉय से यह जानना चाहा कि जो दो कंपनियां हैं उसका जो पैसा है वो आप निवेशकों को वापस करें, तभी हम आपकी सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड का जो आईपीओ है उसको हम परमिशन दे सकते। तब सुब्रत रॉय जो अपने आप को इस देश का भगवान अपने आप को भगवान समझता था, इस देश के कायदे कानून से पर समझता था और वो सेबी की बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ गए और सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चला तब सुप्रीम कोर्ट ने भी सहारा सेबी मामले में सहारा इंडिया को यह कहा कि सेबी के जो भी डायरेक्शन है उसको पालन किया, लेकिन सहारा इंडिया ने ऐसा नहीं किया। तब 31 अगस्त 2012 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि 3 माह के अंदर 24,000 करोड़ सेबी में जमा करें एवं दो कंपनियों के जो भी डेटा है वो सेबी में जमा करें। सेबी वो निवेशकों का पैसा 15% ब्याज के साथ वापस लौटाए। यहाँ से सुब्रत रॉय की धोखाधड़ी शुरू हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा इंडिया की ऑफिसों में रातों रात सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निवेशकर्ताओं के कैश वाउचर से भुगतान के वाउचर प्रिंट किए गए और वही पैसा सहारा क्यूसॉफ्ट यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड में निवेश किया गया है, ऐसी रिसिप्ट प्रिंट की गई और यह पूरे 1 महीने में जो भी ये दो कंपनियों में पैसा निवेश था उसका ज्यादातर पैसा सहारा क्यूसॉफ्ट यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड की योजनाओं में ट्रांसफर कर दिया गया। और ये ही नहीं, आप देखोगे कि सुब्रत रॉय ने अपने कार्यकर्ताओं से यह वादा किया था कि ये जो निवेश किया जा रहा है वो 5 साल में दुगनी राशि मिलेगी, साथ में इसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं कटेगा। और इसके लिए आप देखोगे कि उस समय के इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, गौतम गंभीर जैसे बड़े बड़े क्रिकेटरों ने सहारा क्यूसॉफ्ट प्रोडक्ट की एडवर्टाइज किया था। वही बॉलीवुड सेलिब्रिटी प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन ने भी सहारा क्यूसॉफ्ट की एडवर्टाइज किया था। लेकिन आप देख रहे हैं कि आगे जाके यह सहारा क्यूसॉफ्ट कंपनी फेल हो गई
और वो जो निवेशकर्ताओं का पैसा फंस गया। 5 साल में डबल देने का वादा करने वाला सुब्रत रॉय और सहारा इंडिया 5 साल में पैसा डबल नहीं दे पाया। तब उन्होंने यह धोखाधड़ी चलते रखने के लिए यह पैसा सहारा की अन्य सोसाइटियों में ट्रांसफर करवा दिया। आज हालत ये है कि वो जो सोसाइटियों का भी भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके चलते आई शिकायतों के चलते सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ न्यू दिल्ली सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी न्यू दिल्ली ने सहारा की 4 सोसाइटियों को नोटिस भेजा। नोटिस का सही जवाब नहीं मिलने पर सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से इन सभी सोसाइटियां और ये सोसाइटियों में लिए गए पैसे का जहां पर सहारा इंडिया ग्रुप की कंपनी में निवेश किया गया है, उसकी जांच करने के लिए एक पत्र जारी किया। और वो पत्र जारी करने के बाद सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने सहारा इंडिया की सभी कंपनियां और 4 सोसाइटियों की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में यह जांच का रिपोर्ट आने पर सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ये सोसाइटियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। आज हालत ये है, देश भर के करोड़ों निवेशक अगर सहारा इंडिया की बात माने तो 86,000 करोड़ रुपया और करीबन करीबन 3 करोड़ से 5 करोड़ निवेशकों का यह पैसा डूब गया है, ऐसा आज की तारीख में मुझे लग रहा है। जी जी। सर 2010 तक आप सहारा के साथ जुड़े हुए थे, तो सहारा का बर्ताव अपने कर्मचारियों के साथ कैसा था? जिस तरीके से निवेशकों का पैसा डूबा हुआ है, सहारा के अभी भी जो है चल रहे हैं कंपनियां, काफी ब्रांच उनकी चल रही हैं, मीडिया हाउसेस भी अभी भी उनके जारी हैं, उनमें काम करने वाले लोग भी काम कर रहे हैं। तो किस तरीके का बर्ताव उस वक्त था जब आप उनके साथ जुड़े हुए थे, और उसके बाद जिस तरीके से ये परिवर्तन आया है, सहारा के खिलाफ वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उसमें किस तरीके से परिवर्तन देखा जा रहा है कर्मचारियों के साथ उनके बर्ताव में? सहारा इंडिया के लोकल अधिकारी, चाहे वो ब्रांच मैनेजर हो, सेक्टर मैनेजर हो, रीजनल मैनेजर हो या जोनल मैनेजर हो, वो अपने आप को सुब्रत रॉय मानते और वो अपने कर्मचारियों के साथ अनुशासन के साथ पेश नहीं आते थे, लेकिन एक तानाशाही रवैया अपनाते। वो चाहते थे कि उनके द्वारा दिया गया हर एक आदेश पत्थर की लकीर है और उसको कोई झुठला नहीं सकता है। उनका आदेश देश के नियम कायदे कानून से ऊपर है और इस तरह से वहां के लोकल अधिकारी अपने कर्मचारियों एजेंटों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। आज जब मामला पूरा उलट हो चुका है, तब यही अधिकारी अपने कर्मचारी और एजेंटों से ये कहते हैं कि सहारा इंडिया में आपका जो पैसा फंसा है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, हम तो सिर्फ एक एम्प्लॉइज है। जो भी सुब्रत रॉय और ऊपर से जो आदेश आएगा उस हिसाब से हम कार्य करेंगे। तो ये बदलाव आया है। जो अपने आप को सुपर पावर समझते थे वो आज सहारा इंडिया की धोखाधड़ी के चलते जेल जाने की नौबत आ रही है। तब अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए यह कह रहे हैं कि हम एम्प्लॉइज है, जबकि वो खुद एक ऑफिसर है और ऑफिसर होने के नाते सहारा इंडिया की लोकल ऑफिस में जो भी निवेशकों का भुगतान है उसकी जिम्मेदारी उनकी होती है और अगर वो भुगतान नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उनमें आरोपियों में एफआईआर में उनका नाम भी शामिल होना जरूरी है। जी। सर सुब्रत रॉय के पैर छूने के लिए लोग जो है कतारों में लाइन लगाया करते थे, उनके उनको देवता माना करते थे, और जब निवेशक उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी आवाज सुनने के लिए सुब्रत रॉय ने एक बार भी उनके सामने आकर नहीं पूछा, उनको उनसे उनके हाल नहीं पूछे, उनके पैसे वापस करने की बात तो बहुत दूर की है, उनसे आकर उनसे पूछा भी नहीं, उनके साथ शामिल भी नहीं हुए। एक होता है कि घर की बात घर में रहे, आपस में बैठकर बातचीत हो जाए, सड़कों पर ना उतरे। तो अपनी उस छवि को बरकरार रखने के लिए सुब्रत रॉय ने कोई भी कदम नहीं उठाए, इनके सामने अभी तक नहीं आए। तो इसके पीछे क्या कारण देखा जा सकता है? जैसे कि आपने बताया कि सुब्रत रॉय को पैर छूने के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, उसी में एक नाम इंद्रवदन राठौड़ यानी कि सहारा का कार्यकर्ता आईजी राठौड़ का भी नाम शामिल है।
7 दिसंबर 1999 को आईजी राठौड़ सहारा शहर लखनऊ की मीटिंग में शामिल था और मीटिंग समाप्त होने के बाद जो रंगारंग कार्यक्रम हुआ था उसमें नीतीश, मुकेश और सपना मुखर्जी का रंगारंग कार्यक्रम होने के बाद सुब्रत रॉय से मिलने के लिए और उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए देश भर से आए हुए कार्यकर्ताओं की लाइन लगी थी। वो लाइन में आईजी राठौड़ भी खड़ा था और रात के 12 बजे सुब्रत रॉय और सपना रॉय के साथ फोटो खिंचाकर उनका ऑटोग्राफ लेकर उनके पैर छूने वाला यही आईजी राठौड़ उस समय निवेशकों से ये कहता था कि जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक सहारा इंडिया रहेगा। और जब निवेशक कहता था कि अगर सहारा इंडिया ने पैसा नहीं दिया तो तब मेरा यही जवाब था। मैं अपने आप को सहारा का कर्तव्योगी कार्यकर्ता होने का गर्व महसूस करता और मैं लोगों को यह बताया करता था कि अगर मेरे हाथ काटो और उसमें से जो लहू धरती पर गिरेगा तो उसमें से भी सहारा इंडिया लिखा जाएगा। लेकिन ये जो भावनाएं थी वो इमोशनल अटैच होने की वजह थी। लेकिन जब मैंने अपने दिल दिमाग से सहारा इंडिया को जानने की कोशिश की तब ये सारी बातें बाहर आई। सुब्रत रॉय सिर्फ और सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए देश भर के कार्यकर्ताओं को सहारा इंडिया से जुड़ा हुआ है। उनको सही सच्ची कानूनी बातें बताने की बजाय गलत झूठी बातें बताकर निवेशकों से पैसा लिया। आज सुब्रत रॉय एक भारत देश का एक ऐसा चेहरा उभर के आया है जिसके नाम पर सबसे ज्यादा गालियां अगर देने का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने तो ये सुब्रत रॉय के नाम पर बने। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सुब्रत रॉय की अपनी करनी। इन्होंने सबसे पहले यही जानकर यही सोच समझकर बेसहारा छोटे मध्यम वर्ग के निवेशकों से पैसा लिया। आप देखोगे कि भारत की एक भी बैंक सुब्रत रॉय को 1 रुपया भी लोन या एडवांस के तौर पर नहीं देता है। क्यों? क्योंकि सुब्रत रॉय के पास जो भी सारा कुछ है वो कागजी जो है वो बनावटी है। एक भी कागज सही नहीं है, इसलिए एक भी बैंक उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। आज आप देख रहे हो बेसहारा निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वाला सुब्रत रॉय, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, सरकार हो या न्याय प्रणाली हो, उसके सामने हाजिर नहीं होता। लेकिन आपने जैसे पूछा और आपने जैसे कहा कि चलो घर की बात घर में रहे, क्या वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर सही बात नहीं रख सकता है? क्या वो अपने जमाकर्ताओं के साथ एक पत्राचार करके या वीडियो के माध्यम से अपनी सही बात रखकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए बेसहारा निवेशकर्ता और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर सकता है? लेकिन ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनको एक अभिमान आ गया और आपको पता होगा कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था। तो ये सुब्रत रॉय इस मिट्टी का बना हुआ है, एक दिन उनका भी अंत जरूर होगा। जी सर, आपने रंग दे बसंती जो है संगठन बनाया, इस संगठन ने सहारा इंडिया के खिलाफ कब कब प्रोटेस्ट किए, कब कब आवाजें उठाई, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। रंग दे बसंती ग्रुप बनाकर सबसे पहले मैंने 13 दिसंबर 2013 को वडोदरा पुलिस कमिश्नर सहारा यूनिट प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड की धोखाधड़ी के चलते सुब्रत रॉय, सपना रॉय, ओपी श्रीवास्तव और साथ साथ में सहारा की एडवर्टाइज करने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए शिकायत किया। उसके बाद भी बार बार वडोदरा पुलिस कमिश्नर, वडोदरा कलेक्टर और माननीय मुख्यमंत्री गुजरात राज्य को भी लिखित में शिकायत किए थे और दस्तावेज सौंपे। 2018 में वडोदरा कलेक्टर को भी निवेदन दिया था और सुब्रत रॉय के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखित में दस्तावेज भी साथ में दिए थे और उसके चलते वडोदरा डीसीपी पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज किया। उसके पहले 2017 में वडोदरा शहर के महात्मा गांधी नगर ग्रुप के बाहर बेसहारा निवेशक और कार्यकर्ताओं के साथ
धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद 6 महीने के बाद वडोदरा जोन ऑफिस सहारा इंडिया का अलकापुरी वडोदरा में जो आया है, उसके बाद बेसहारा निवेशकों के साथ वहां पर भी धरना प्रदर्शन, साथ साथ में सहारा इंडिया के ऑफिस में जाकर भी वहां पर भी बेसहारा निवेशकों के भुगतान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। रंगने बसंती की मुहिम के चलते वडोदरा जोन के कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं का जोश बढ़ गया था और उन्हीं के साथ सहकार से आज वडोदरा शहर में 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहां के जोनल मैनेजर, एरिया मैनेजर भाग रहे हैं और आज की तारीख में वडोदरा जोनल ऑफिस से करीबन 50 से ज्यादा कर्मचारी सहारा छोड़ के भाग गए, क्योंकि उनको डर है कि अगर रंगे बसंती ने एक और एफआईआर करवा दी तो शायद वो धोखाधड़ी में, वो एफआईआर में उनका भी नाम शामिल हो सकता है और उनको भी जेल जाना पड़ सकता है। आगे इस तरह से धरना प्रदर्शन चलता रहे, लेकिन यहाँ पर मैं खास तौर पर सुब्रत रॉय द्वारा अहमदाबाद में 21 जून 2016 में आभार यात्रा मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे गुजरात से 4000 लोग वो मीटिंग में शामिल थे। तब मैं इंद्रवर्धन राठौड़ रंगे बसंती अकेला वो मीटिंग हॉल के बाहर बैनर लेके, बीवेयर ऑफ सहारा, बेसहारा बैनर लेके अकेला वहां पर खड़ा था और तभी से मेरी शुरुआत हुई। और उसके बाद 2017 में सुब्रत रॉय ने मिलन समारोह के नाम पर अहमदाबाद में मीटिंग का आयोजन किया था। तब रंगे बसंती ग्रुप का फैलावा बढ़ जाने की वजह से पूरे गुजरात राज्य से 50 लोग वहां पर मीटिंग हॉल के बाहर रंगे बसंती के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठे थे और इस तरह से रंगे बसंती ग्रुप की मुहिम रंग लाई और सुब्रत रॉय और सपना रॉय, ओपी श्रीवास्तव की नजर में रंगे बसंती और इंद्रवर्धन राठौड़ आ गए और उसके चलते ही बहुत सारे निवेशकों का भुगतान मिल भी। जी सर, अब चर्चा को अंतिम दौर की ओर ले जाते हुए मेरा आखिरी सवाल ये होने वाला है कि जो रंग दे बसंती आपने जो संगठन बनाया था, इसने सहारा के अलावा अन्याय के खिलाफ और कौन-कौन से मुद्दों पर आवाज उठाई, कौन-कौन से प्रोटेस्ट किए, जिसमें आपने न्याय को अपने आगे लेकर आए और न्याय को आपने तवज्जो दी? रंगे बसंती ग्रुप बनाने के मेरा मेन उद्देश्य भ्रष्टाचारियों को देश के सामने लाना और भ्रष्टाचार को खत्म करना। इसके चलते वडोदरा महानगर पालिका में आधार कार्ड की जो कार्रवाई चल रही थी, उस जो देश भर में निःशुल्क है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी एक आदमी से 200 रुपया लेके डायरेक्ट आधार कार्ड बनवा दिया करते। तब मैंने उनकी बातचीत को रिकॉर्डिंग करते हुए वहां पर जाके 200 रुपया देकर अपना खुद का आधार कार्ड दो और ये सारी बातें मैंने वडोदरा के मीडिया के सामने उजागर की। तब वडोदरा महानगर पालिका ने आधार कार्ड में चल रहे घोटाले को मद्देनजर रखते हुए वो 2 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। साथ में ही वडोदरा के सातमाही तालाब की गंदगी को देखते हुए मैंने एसडीएम वडोदरा शहर को शिकायत की थी और मेरी शिकायत के मद्देनजर एसडीएम वडोदरा ने आदेश दिया था कि तरसाली तालाब को कायम के तौर पर साफ सफाई किया जाना चाहिए और आज तरसाली तालाब की सुंदरता देखने को मिलती है। उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर मैंने वडोदरा महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखित शिकायत की। पुरावे दस्तावेज देने के बाद मेरी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बहुत अच्छे सुधार हुए हैं। यही रंगे बसंती ग्रुप की मुहिम का असर है और आगे अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि रंगे बसंती ग्रुप आगे चलकर अब एक बड़ा स्वरूप लेने जा रहा है। माननीय अमिताभ ठाकुर जबरिया रिटायर आईपीएस ऑफिसर लखनऊ उत्तर प्रदेश के द्वारा भारत के बंधारण में दिए गए नागरिकों की अधिकार की सुरक्षा के लिए अधिकार सेना का गठन किया गया। यह मेरा सौभाग्य है कि माननीय अमिताभ ठाकुर जी ने मुझे गुजरात प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है और इसके लिए मैं उनका काफी से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
और मैं माननीय अमिताभ ठाकुर जी को और आपके माध्यम से गुजरात प्रदेश और देश भर के सभी नागरिकों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा गुजरात प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारिणी के द्वारा और अधिकार सेना के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा यह देश के बंधारण में दिए गए नागरिकों की हक की रक्षा करेंगे। जहां भी नागरिकों के हक की अगर अवहेलना होती है, अगर उनके साथ अन्याय होता है या उनके साथ अपमान होता है, उनके साथ अत्याचार होता है, तो हम अधिकार सेना उनके साथ खड़े रहेंगे और उनका जो कोई भी अधिकार है उनको न्याय दिलाएंगे। यह मैं आपके माध्यम से पूरे देश को आश्वासन देता हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ चर्चा करने के लिए। ऐसी ही अन्य किसी और चर्चा के साथ मैं अंजलि राठौर आप सभी के सामने आती रहूँगी। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ।